हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन प्रश्नों में प्रैक्टिस सेट के साथ। तो साथियों, सीटेट में आपके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप डेली आएगा आप सभी के साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, डेली आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं उसका अन्वेषण भी करते हैं। ठीक है, हो सकता है बी ऑप्शन है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक है, हो सकता है को दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। 4th है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखने या सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव आंसर पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 1 जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार का कौशल प्रयोग करते हैं उसका अन्वेषण भी करते हैं, उसका खोज भी करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में है कि अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, अवलोकन नहीं। तो यहाँ पर दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है, अनुबंधित शब्द गलत है। और यहाँ पर आपका पुरस्कार और दंड तो गलत ही है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। प्रश्न नंबर 2 है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? आपने देखा है, आप खुद स्वयं कभी कभी ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ सीखते हैं, उसके बाद कोई टॉपिक को आप पढ़ते हैं, उसको भूल ना जाएं, उसके लिए आप अपने आप से बात करते हैं। किस लिए बात करते हैं? कि उस टॉपिक को क्या मुझे याद है कि नहीं, कंफर्म करते हैं। वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, उसको जो करते हैं उसको क्या कहते हैं जो है वाइगोत्स्की साहेब? तो अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं जो अपने आप से करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, भ्रांत वार्ता कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहते हैं। समस्यात्मक आप कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कि व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि आप अपने आप से ही बात कर रहे हो। जब अपने आप से बात कर रहे हो तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है यहाँ कि खिलौने, पहनाव की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? अगर आप ऐसे प्रैक्टिस सेट को लगा लोगे तो सीटेट आपका रिपीटेड प्रश्न पूछता है। अगर आप 2011 से लेकर 2024 तक का प्रैक्टिस सेट लगाते हो और इसको पढ़ते हो तो समझ लीजिए कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय एवं रंगों को विभिन्न विशिष्ट लिंगों के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? विशिष्ट लिंग का मतलब समझ रहे हो कि जैसे यहाँ पर खिलौने कि गुड्डी और गुड़िए लड़की खेलेंगी, लड़के नहीं खेलेंगे। पहनावे की वस्तुएं, सूट लड़कियाँ पहनेंगी, लड़के नहीं पहनेंगे, या फिर बहुत सारे पहनावे की चीज़ें हैं। घरेलू सामग्रियाँ हो गई कि घरेलू का काम, रसोई का काम एक माँ करेगी, एक औरत करेगी, लड़के नहीं कर सकते। व्यवसायों में जो है लिंग के साथ संबंधित करना, रंगों में है ना, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? विकसित जेंडर पहचान को प्रदर्शित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है, जेंडर सिद्धांत की, या फिर जेंडर प्रासंगिकता की, किसकी बात की जा रही है? जब यहाँ पर विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित किया जा रहा है चीज़ों को तो तुरंत आ जाएगा बी ऑप्शन आपका जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता शब्द यहाँ पर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सेकेंड नंबर आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा आप लोग। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा का मतलब कि जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो अपने साथ जो
बच्ची हो गया, कोई बच्चा हो गया, अपने साथ जो अनुभव लेके इस विद्यालय जाते हैं, एक शिक्षक उसको क्या करेगा, तो उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल करना चाहिए कक्षा में और उनका संचय भी करना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए भाई, कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। लॉक करिए, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव है, आंसर आपका जाएगा पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करें एवं महत्व दें। ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, विविधता को अनदेखी करना, अनदेखी मतलब गलत है, कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को, कि जो विभिन्नताओं का मतलब कि व्यक्तियों के अंदर, बच्चों के अंदर वो विभिन्नता को देखते हुए उनका अनदेखी करें, और वह विशेष संस्कृतियों, विशेष का मतलब आप समझ रहे हैं, विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, है ना, जो ठीक ठाक हों या फिर जो प्रतिभाशाली बच्चे हों उनको बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, विद्यार्थियों के बीच तुलना करें, है ना, तो गलत है। इसलिए यहाँ पर फोर्थ विकल्प आपका सही जाएगा कि किसी भी जाति का बच्चा, किसी भी पंथ का बच्चा, किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का, आर्थिक रूप से कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चों की अनुभव को, उनके जो है संस्कृतियों को आप सम्मान कीजिए, महत्व दीजिए। प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। 2009 आरटी एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है। एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, या फिर मुख्य धारा शिक्षा की। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, दो समावेशी शिक्षा की। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब समान शिक्षा, सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। किसी भी जाति पंथी धर्म का बच्चा हो, वो चाहे विशिष्ट हो या फिर सामान्य है, सबको सामान्य रूप से नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है आरटी एक्ट 2009 के तहत। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि किसकी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अभी आपने पढ़ा कि किसकी यह विचारधारा है, ये या फिर किस विचारधारा के तहत सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, समावेशी शिक्षा की यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का। समावेशी का मतलब ही होता है समान शिक्षा। ठीक है, सीटेट में आपके समावेशी से, सीटेट में आपके जेंडर से, जेंडर रूढ़िवादिता से और शिक्षण से, बाल केंद्रित शिक्षा, विकास से, इन सब टॉपिक से तो प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि सीटेट में सीडीपी के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, और आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। प्रश्न नंबर 8 है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या हो, जब कक्षा में क्या हो। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता हो, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या फिर वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बताइए, प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग तभी होगी जब बच्चे क्या करेंगे, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करेगा। जो भी घटना होगी उसमें नियंत्रित करेगा, बच्चों को रोक लगाएगा, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने के लिए बोलेगा, नकल करने के लिए। तो आपका फोर्थ और विकल्प सही हो जाएगा। वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। कौन,
एक विद्यार्थी। जब विद्यार्थी की बात की जाए, कि गतिविधियों की बात की जाए, तब आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है वो कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब भी बच्चों की हित की बात की जाए कि बच्चे करके सीखेंगे, स्वयं करके सीखेंगे, अनुभव द्वारा सीखेंगे या फिर गतिविधियों द्वारा सीखेंगे, तो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जब बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखेंगे जब उनको आप गतिविधियाँ करने का अवसर देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। बताइए, अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, उसको हतोत्साहित करेंगे, अनुमति नहीं देंगे कि नहीं प्रश्न नहीं पूछना, या फिर रोकेंगे? तो ए ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहेगा। बच्चा जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेगा वो एक्टिव होगा, है ना, उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा। तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? क्वेश्चन कैसा पूछा यहाँ पर? निगेटिव पूछा। आंसर क्या करेंगे आप? निगेटिव। कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका सार्थक अधिगम घटित होता है, सार्थक अधिगम होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका सार्थक अधिगम होता है। तो इसलिए आपको निगेटिव जो है, निगेटिव को चाहिए, पॉजिटिव को आप निकाल दीजिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि किस प्रक्रिया के द्वारा सार्थक अधिगम होता है। जब आपका होने वाला मिल गया तो आपका आंसर आसानी से मिल गया, नहीं होने वाला। तो देखिए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, आप कंठस्थ करना, याद करना, रूट लर्निंग को अवॉइड करना, आपका क्या है? ये आपका क्या है भाई, बताइए। नहीं पूछा है ना, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये भी पॉजिटिव होगा। निर्देश एवं संचालन, ये भी पॉजिटिव होगा। अन्वेषक एवं पारस्परिक क्रिया, अगर आप खोज करोगे और पारस्परिक लगातार क्रिया करोगे तो उससे आपका जो है मुख्य जो क्रिया होगी, मुख्य जो अधिगम होगा वो सार्थक रूप से घटित होगा। तो यही आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। वो आप, क्योंकि आपको चाहिए नहीं घटित होने वाला ना, तो निगेटिव आपका यही है, बाकी आपका पॉजिटिव है। ठीक है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक, पॉजिटिव रूप से विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, के उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, बच्चों की गलतियाँ क्या हैं? अगर बच्चा एक गलती करता है तो उसकी गलतियाँ क्या हैं? प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बताइए। तो बच्चे, सिंपल सी बात है, गलतियाँ वही करेगा जो सीखेगा। अगर कुछ सीखना नहीं है तो गलतियाँ नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो सिंपल सी बात है, गलती होगी। और गलती यहाँ होगी तो ठीक है, गलती को तो सुधारी जा सकती है ना। गलती यहाँ होगी, ठीक है, सुधार लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि यहाँ हो जाए तो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। तो गलतियाँ क्या है? गलतियाँ एक अधिगम का हिस्सा है। गलतियाँ वही करेगा जो प्रैक्टिस सेट लगाएगा, जो नहीं लगाएगा वो कौन सी गलतियाँ करेगा। तो इसलिए हो जाएगा 3 ऑप्शन कि अधिगम का एक भाग है क्या? गलतियाँ, तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। बच्चा गलती करेगा तो उसके बाद वो गलतियाँ देखेगा तो उसका सुधार भी तो करेगा, है ना। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लापरवाह नहीं, गलत।
मैंने पहले ही बताया, समझ लीजिए बच्चा एक भगवान है, बच्चों के बारे में कुछ नहीं। प्रश्न नंबर 13, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये संभावना क्या है बताइए? ये संभावना क्या है? ये सभी के अंदर होता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, अगर आपका 1 2 3 4 एक प्रश्न आपका गलत हुआ, ठीक है, अगर लगातार आपका नंबरिंग पूरा गलत हो जा रहा है, 1 भी 2 भी 3, तो आप क्या होंगे? आप महसूस करेंगे ना कि आप पर्याप्त रूप से सीखे नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हतोत्साहित होंगे। तो ये क्या है भाई? ये अधिगम का क्या है? तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो आपका जो ये क्या होता है? संवेग आपका क्या होता है? मन की उत्तेजित दशा होती है, तो आपका जो मन होता है वो उत्तेजित ही हो रहा है, मन में उथल पुथल ही तो हो रही है। तो ये जो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये किसके कारण? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, दोनों क्या हैं? एक ही हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि संबंधित है। और आपका हेजिटी एवं इन्वायरमेंट ये गलत है। यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग की बात की जा रही है। संवेगों के कारण तो ऐसे हो रहा है और ये सबके साथ होता है, हो सकता है कि किसी के साथ ना होता हो, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से चाहती है कि बच्चा समस्या का समाधान करने में सक्षम हो, तो किस तरह से प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगी? तो पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं की कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, या फिर बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाते हुए बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बताइए, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर कहा जाए लिखकर आपका गलत है। अगर पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्न व्यवस्थित तरीके से लिख कर करिए तो क्या उससे बच्चा समस्या समाधान कौशल का विकास उसके अंदर आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा कि बच्चों को समस्या के बारे में जो है वो सहानुभूति अनुमान लगाते हुए बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, कंठस्थीकरण गलत है आपका, कंठस्थीकरण गलत है। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रश्न के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में अवसर देकर, ये भी क्या है? गलत है। अगर अभ्यास बार बार आप अभ्यास कराते हो तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण के बाद प्राथमिक सामाजिकरण में आपका क्या आता है? आपके परिवार आते हैं, पास पड़ोस, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? परिवार एवं पास पड़ोस आते हैं। द्वितीय पूछा था, द्वितीय में आपका विद्यालय आता है, पत्र पत्रिकाएँ आता है, मीडिया आता है ना। तो यहाँ पर प्राथमिक पूछा है तो इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा परिवार, पहला ऑप्शन परिवार होगा। प्रश्न नंबर 16 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव क्या है? कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा बताइए? अगर आपको ये दोनों ऑप्शन तो काट देने हैं, अगर आपको मात्रात्मक मिले गुणात्मक मिले, अगर दोनों मिलता है तो आप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? तो आप देंगे फोर्थ विकल्प को गुणात्मक रूप से। अगर गुणात्मक नहीं है और ऑप्शन में सिर्फ मात्रात्मक है तो आप मात्रात्मक को लॉक करेंगे। अगर आपको दोनों मिलता है एक साथ तब आप गुणात्मक को लॉक करेंगे, इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, कि जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 17 जेंडर क्या है? जेंडर क्या है भाई बताइए?
एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। आर्थिक तो नहीं है। तो जेंडर क्या है? समाज में बनाया हुआ एक संरचना है, पुरुष और महिलाओं में विभेद। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है जेंडर। प्रश्न नंबर 18, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव लॉक करिए कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित तथा सीखने में सक्षम हैं, सही है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम को, देखो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जब भी पूछे गलत आपका आंसर। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना गलत। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में अगर कुछ देखना है तो बच्चे जो है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरस्कार, दंड, प्रतियोगिता, केवल, मात्र, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपकी निगेटिव हैं। समावेशी शिक्षा दिखे आपको, गतिविधियाँ दिखे आपको, स्वयं करके सीखना, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हैं। तो निगेटिव में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, निष्क्रिय का मतलब नहीं है ना, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, कि बच्चा खाली स्लेट है। तो भाई बच्चा खाली स्लेट कहाँ है? अगर बच्चा छोटा है तो वो सबसे पहले विद्यालय आएगा तो क्या अपनी मातृभाषा लेकर आएगा, कुछ ना कुछ तो उसको पता होगा। तो खाली स्लेट तो आपका गलत है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 20 है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? एक बच्चा समाज में रहकर सीख सकता है। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंधित। अनुबंधित शब्द क्या है? गलत। निष्क्रिय गलत। लेकिन आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो एक सामाजिक गतिविधि है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। तो ये थे आज दोस्तों आज के 20 प्रश्न, आज के 20 प्रश्न CDP के। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जम के शेयर करना, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज। और आपकी EBS की लाइव क्लास होगी 10 बजे, 10 PM EBS की लाइव क्लास होगी 10 बजे। आप लोग उसमें जुड़िएगा।